खबर तक पर दिखाई जाने वाली सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला में आज मैं जिस फिल्म की कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ वह फिल्म है गंगा जल। 2003 ईस्वी में पहले पर्दे पर आई इस फिल्म गंगा जल का निर्देशन प्रकाश झा ने किया था और इस फिल्म में मुख्य भूमिका अजय देवगन और ग्रेसी सिंह ने निभाई थी, जबकि खलनायक की भूमिका विशाल मिश्र और यशपाल शर्मा ने निभाई थी। इसके अलावा इस फिल्म में अखिलेंद्र मिश्र, मोहन तिवारी जैसे कई अन्य सहायक कलाकारों ने भी अपनी हिस्सेदारी से फिल्म को एक बेहतर मुकाम तक पहुंचाने में अपना अमूल्य योगदान दिया था। इस फिल्म को अतिरिक्त अन्य सामाजिक कार्यों पर आधारित बनी फिल्म को लेकर वर्ष की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया था। यह फिल्म अपने दृश्यांकन के अलावा डायलॉग डिलीवरी और बेहतर नृत्य संगीत के लिए भी जानी जाती है। बात इस फिल्म के डायलॉग की करें तो यहाँ अगर मेरी जगह पर कोई डाकू होता तो डाकू पुलिस स्टेशन में कहाँ से आएंगे सर, और वो अगर आपके बंदूक हथियार लूट कर चले जाते। सर, डाकू हमारा हथियार बंदूक लूट के क्या करेगा, उसके पास तो अपने ही एक से बढ़कर एक ऑटोमेटिक हथियार है। अपना 303 तो जाम हो जाता है सर। चेकिंग कैसा चेकिंग, वही चौकी वाला चेकिंग है, लेकिन कोई बात नहीं, ये चिंता काम 2 मिनट में पटा लेते हैं और काम निकाल लेते हैं। हमू हाफ पैंट हो गए हैं लगता है। जब साहबे बैठे हैं मोटर पर तो ये मोटर को कौन रोकेगा। दबाइए हॉर्न जोर से और निकालिए गाड़ी को साइड से। हमारा नाम दरोगा मंगनी सिंह है। 2 मिनट में सब कायदा कानून घुसेड़ देंगे। दरोगा का पावर जानता है ना। 1 मिनट में अंदर कर देंगे तो जिंदगी भर सड़ते रह जाएगा जेल में बिना चार्ज का। और अगर बात इस फिल्म के गाने की करें, अल्लड़ मस्त जवानी बेमिसाल रे हुआ है चौक चौराहे पे, चौक चौराहे पे चर्चा बेसुमार रे हुआ है चौक चौराहे पे। जब जानकी नाथ सहाय करे, जब जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय भये। खेतवा लुटाए ले धानी रे चुनरिया, कि बगिया में नाचेला मोर। चल रे बटोहिया देखाऊं तोई गवई, कि जहाँ बसे मन मोर। हे धनिया, हे धनिया, अब हम बनब किसनवा, तू किसानिन बनिहना, किसानिन बनिहना, किसानिन बनिहना। हे धानी हम अब बनब किसनवा, तू किसानिन बनिहना, कि धनिया अब हम बनब किसनवा, तू किसानिन बनिहना। इस फिल्म के नृत्य संगीत के अलावा जब
आइए अब जानते हैं इस फिल्म गंगाजल की पूरी कहानी। ये वो गंगाजल नहीं जो पवित्र गंगा नदी में बहने वाला है, बल्कि ये कौन सा गंगाजल है, इसकी चर्चा मैं आपको इस कहानी में ही आगे चलकर करूँगा। तो लीजिए जानिए क्या है फिल्म गंगाजल की पूरी कहानी। फिल्म गंगाजल की कहानी की शुरुआत पटना जंक्शन से होती है। एसपी अमित कुमार, जिसकी भूमिका अजय देवगन ने निभाई है, अपने नए पदस्थापन वाले तेजपुर जाने के लिए यहाँ से 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पकड़ने वाले हैं। ट्रेन पकड़ने से पहले वे प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक टेलीफोन बूथ से अपने घर फ़ोन लगाते हैं। घर पर उनकी मां फ़ोन रिसीव कर उसका हाल चाल पूछने के बाद फ़ोन उसकी पत्नी अनुराधा, जिसकी भूमिका ग्रेसी सिंह ने निभाई है, उसे दे देती है। अनुराधा पहले तो एसपी अमित कुमार से इस बात पर गुस्सा करती है कि उसने 2 दिनों से फ़ोन क्यों नहीं किया। इस पर एसपी अमित कुमार यह बताता है कि काम के सिलसिले में वह बात नहीं कर पाया क्योंकि उसका तबादला तेजपुर हो गया है। यह सुनकर अनुराधा चौंक पड़ती है और कहती है कि यहाँ तो बदमाशों की चलती है, यहाँ आपने अपना स्थानांतरण क्यों होने दिया। इस पर भी एसपी अमित कुमार स्थानांतरण को एक सामान्य प्रक्रिया बताते हुए कहता है कि यहाँ उसके पास गाड़ी, बड़ा बंगला, गार्डन सब कुछ है। इसके बावजूद अनुराधा वहाँ जाने से डरती है। तब एसपी अमित कुमार यह कहता है कि अगर वह नहीं आई तो वह और ज़्यादा सिगरेट पिएगा। इस पर अनुराधा जल्दी ही वहाँ आने की बात कहती है। एसपी अमित तेजपुर आकर हेडक्वार्टर मोतीपुर जाता है और वहाँ डीआईजी वर्मा, जिसकी भूमिका मोहन आनंद ने निभाई है, उससे तेजपुर जिला के एसपी का चार्ज लेता है। डीआईजी वर्मा एसपी अमित को बताता है कि पिछले एसपी के साथ तेजपुर में बहुत बुरा हुआ था, लेकिन तुम चिंता मत करो, वहाँ डीएसपी भूरालाल, जिसकी भूमिका अखिलेंद्र मिश्र ने निभाई है, वह मेरा अपना आदमी है, सबको मिलाकर चलता है। इसके बावजूद भी तुम्हें अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो तुम मुझसे बात करना, मैं सारी समस्याओं का समाधान यहाँ से ही कर दूँगा। मोतीपुर से एसपी अमित कुमार वापस तेजपुर लौट रहा होता है, तब शिकारपुर पुलिस थाना से थोड़ी दूर पहले उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। ड्राइवर किसी प्रकार गाड़ी को शिकारपुर पुलिस थाना पहुंचाता है। यहाँ एसपी अमित कुमार ड्राइवर को गाड़ी ठीक करवाने जाने की बात करता है और खुद थाना के निरीक्षण के लिए थाना पहुंच जाता है। यहाँ हर कुछ अस्त व्यस्त है। यहाँ का थाना प्रभारी अंदर कैदियों से तेल मालिश करवाता मिलता है। इस पर जब एसपी अमित कुमार बदमाशों द्वारा हथियार लूटने की बात करता है, तब थाना प्रभारी कहता है कि यहाँ तो बदमाशों के पास अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र हैं, वह भला हमारा शस्त्र लेकर क्या करेगा जो हमेशा जाम ही रहता है। इस पर एसपी अमित कुमार उसे कार्यालय में आने के लिए कहता है। यहाँ जब एसपी अमित कुमार थानेदार से एफआईआर दर्ज कराने वाले रजिस्टर की मांग करता है, तो वह थानेदार जो रजिस्टर एसपी अमित कुमार को देता है, उसमें पिछले कई महीने से कोई एंट्री ही नहीं हुई है। जब वह यह बात थानेदार को बताता है, तब पहले तो वह यहाँ कोई अपराध नहीं होने की बात करता है, फिर फाइल स्टेशनरी के पैसे नहीं होने की बात करता है, लेकिन एसपी अमित कुमार के सख्त रवैया को देखते हुए एक सादे पन्ने पर लिखा हुआ एफआईआर एसपी अमित कुमार के समक्ष रख देता है। इस पर एसपी अमित कुमार नाराज़गी जताते हैं और कहता है कि कुछ ठेकेदार किस्म के लोगों के यहाँ आ जाने पर थानेदार एसपी अमित कुमार से नाश्ता पर चलने के लिए कहता है। तभी एक बस आती है और एसपी अमित कुमार बिना नाश्ता किए उस गाड़ी पर बैठकर तेजपुर के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में एसआई मगनीराम, जिसकी भूमिका दयाशंकर पांडे ने निभाई है, वह कुछ पुलिस के साथ रास्ते से जा रही सभी गाड़ियों को रोककर उसकी तलाशी लेता है। एसपी अमित कुमार के द्वारा यह पूछे जाने पर कि यह तलाशी अभियान किस प्रकार का है, पहले तो पुलिस गाड़ी में उससे बदतमीजी करती है और फिर जब वह इसकी शिकायत करने एसआई मंगनीराम के पास आता है तो वह पुलिस से भी ज़्यादा बदतमीजी से पेश आता है। तभी ड्राइवर मरम्मती के उपरांत एसपी अमित कुमार की गाड़ी लेकर वहां आ जाता है। इसे देखकर एसआई मंगनीराम समेत सारे पुलिसकर्मी डर जाते हैं। एसआई मंगनीराम एक बार माफ़ी की गुहार लगाता है, लेकिन एसपी कुमार उसे शो काउच थमाते हुए लिखित जवाब देने के लिए कहकर वहां से मुख्यालय लौट आता है। मुख्यालय लौटकर एसपी अमित कुमार जिला के सभी थाना प्रभारी को बुलाकर एक मीटिंग करते हुए इस बात की चेतावनी देता है कि अभी सही थाने को ठेकेदार चला रहे हैं। पुलिस की गाड़ी पेट्रोल पंप वाले की दया पर चलती है और सभी थाना प्रभारी घूस लेने में मग्न हैं। मैं जानता हूं कि इन बातों का आप पर कोई विशेष असर नहीं पड़ता है, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ आप पुलिस मैनुअल के अनुसार काम करेंगे। जब एसपी कार्यालय में यह सब चल रहा था, तब वहाँ मंगनीराम आ जाता है और कहता है
कि मैं यह सुनकर बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे माफ़ कर दिया है। अब मैं आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे आपके समक्ष मुझे वो लज्जित होना पड़े। इस पर एसपी अमित कुमार कहता है कि मुझे अब तक कोई जवाब नहीं मिला है, इसलिए माफ़ करना, मैंने कोई माफ़ी नहीं दी है। हाँ, अगर जल्दी जवाब लिखकर नहीं दोगे तो फिर मुझे ही तुम्हारे विरुद्ध लिखना पड़ेगा। इस पर एसआई मंगनी राम एक तरह से एसपी अमित कुमार को धमकाते हुए कहता है कि तब आप ही लिख दीजिए मेरे मौत का वारंट। मैं बैकवर्ड जात से हूँ, इसलिए मेरा यह हाल है। 3 लाख रुपया कर्जा लेकर नौकरी के लिए मैंने अपनी ही जाति के मंत्री को घूस दिया था, तब जाकर उसने यह नौकरी दी थी। अब तक इस कर्जे को उतार रहा हूँ। यहाँ बैठे दूसरे लोग घूसखोरी में एमए किए हुए हैं, उसको कोई नहीं पूछता है। दरोगा सीताराम ने तो 2 ही साल में 2 मंजिला घर बना लिया। इस पर दयाराम उठकर मंगनी राम को भला बुरा कहने लगता है। बात बढ़ती देख दूसरे थानेदार मंगनी राम को वहां से बाहर ले जाता है। इस पर एसपी अमित कुमार कहता है कि उसके कार्यकाल में यह अनुशासनहीनता नहीं चलेगी। डीएसपी भूरेलाल, जिसकी भूमिका अखिलेंद्र मिश्रा ने निभाई है, उसके कार्यालय में सभी थानेदार बदमाशों से मिलने वाली रंगदारी में अपना अपना हिस्सा ले रहा है। जब मंगनी राम को उसके हिस्से का लिफाफा मिलता है तो वह आग बबूला हो जाता है कि उसमें दूसरों की तुलना में कम पैसे हैं, जबकि वह अभी सस्पेंड बैठा हुआ है। वह आरके सिंह पर बीच में पैसा मार लेने का आरोप लगाता है। तब आरके सिंह उसे खुद ही जाकर अपराधी से बात कर लेने के लिए कहता है। इसके बाद आरके सिंह अपराधी नुनवा के अड्डे पर चला जाता है। नुनवा उसकी खुशामद करते हुए कहता है कि आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत पड़ी, कोई कुत्ता भेज दिया होता तो मैं खुद ही आपके पास चला जाता। तब आरके सिंह उस पर कितनी राशि दी है इस बात का खुलासा कर देने का आरोप लगाता है। इस पर नुनवा अपना खंजर निकाल लेता है और कहता है कि वो अपना गला काट लेगा अगर कोई यह बता दे कि उसने अपना मुंह कहीं खोला हो। लेकिन जब आरके सिंह दबाव बनाने के लिए अपना रिवॉल्वर निकालता है तो नुनवा अपना खंजर भोंक कर उसकी हत्या कर देता है। तभी डीएसपी भूरेलाल वहाँ आ जाता है और कहता है कि इसका तो यह हाल होना ही था। इस मर्डर से नुनवा काफ़ी डरा हुआ है। वह डीएसपी भूरेलाल से पूछता है कि नया एसपी परेशान तो नहीं करेगा। इस पर डीएसपी उसे कुछ दिन छुप जाने के लिए कहता है ताकि और बाकी मामले को खुद निपटा देने की बात करते हुए लाश को वहीं छोड़ देने के लिए कहता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर भक्तों की एक बड़ी जुलूस तेजपुर में निकलती है और वहाँ साधु यादव पुजारी के रूप में, जिसकी भूमिका मोहन जोशी ने निभाई है, भगवान भोलेनाथ की आरती करता है। तमाम पुलिस प्रशासन के लोग उसका चरण स्पर्श करता है। पुजारी बना साधु यादव सबको आशीर्वाद देता है। डीआईजी वर्मा भी वहां आता है। सभी मिलकर एसपी अमित कुमार पर नुनवा के अपराध को लेकर दबाव बनाना चाहते हैं ताकि इसी क्रम में उसे अपने गिरोह में शामिल किया जाए। लेकिन इस क्रम में डीआईजी वर्मा एसपी अमित कुमार को भोलेनाथ की आरती देने की बात करते हैं और आरती के दौरान फिर से नुनवा की गिरफ्तारी का सवाल उठा देते हैं। इस पर एसपी अमित कुमार कहता है कि नुनवा चाहे कहीं भी छुपा हो, पुलिस उसे ढूंढ ही लेगी और भगवान भी उसे नहीं बचाएंगे। इस मामले में तेजपुर पुलिस कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है। डीएसपी भूरेलाल एसपी अमित कुमार को डीआईजी वर्मा का एक संदेश आने की बात करते हुए इन्हीं लोगों की गिरफ्तारी दिखाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने की बात करता है, लेकिन एसपी अमित कुमार इन सभी को छोड़ देता है। इसके बाद बच्चा यादव, जिसकी भूमिका मुकेश तिवारी ने निभाई है, उसे साधु यादव से मिलने का एक फ़ोन आ जाता है और वह देर रात गए साधु यादव के कक्ष में प्रवेश करता है तो साधु यादव को अपना इंतजार करते हुए पाता है। साधु यादव कहता है कि इंस्पेक्टर आरके सिंह का मर्डर कर नुनवा यहीं छिपा हुआ था, तुम मेरा अपना आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हें यह अवसर दे रहा हूँ कि तुम इसे एसपी साहब के पास पहुँचाकर उसकी वाहवाही ले लो। इस पर इंस्पेक्टर बच्चा यादव कहता है कि एसपी साहब के हवाले अगर नुनवा को कर दिया गया तो नुनवा से सब कुछ उगलवा लेंगे और फिर हम लोगों की कमाई का सारा धंधा ही चौपट हो जाएगा। तब साधु यादव उसे नुनवा को वहीं टपका देने की बात करता है। यह बात सुनकर बच्चा यादव उस पर दनादन कई गोलियां दागकर उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद वह उसकी लाश को दूसरी जगह ले जाकर पुलिस मुख्यालय में नुनवा की पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की बात बताते हुए लाश को लेकर मुख्यालय आने की बात करता है। बच्चा यादव बड़े शान से आगे मोटरसाइकिल चलाते हुए पीछे ट्रैक्टर पर लदी नुनवा और एक अन्य व्यक्ति को लाश को लेकर मुख्यालय आता है। नुनवा के इनकाउंटर के दौरान हुई हत्या की बात सुनाकर वह चारों तरफ से लोग तेजपुर कोतवाली थाना में उमड़ पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद वहां उपस्थित लोग कुछ पुलिस पदाधिकारी मिलकर एसपी अमित कुमार जिंदाबाद का नारा लगाने लगते हैं। तभी वहां पहले मंत्री जी और उसके बाद डीआईजी वर्मा और साधु यादव भी वहां आ जाते हैं और नुनवा की इस प्रकार से इनकाउंटर होने को लेकर अमित कुमार को पुलिस मेडल दिलवाने की घोषणा करते हुए उसे हीरो बना देते हैं।
हालांकि डीआईजी वर्मा डीएसपी भूरेलाल से अभी भी नुनुआ का एनकाउंटर कैसे हुआ इस बात की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। इस घटना के बाद एसपी अमित कुमार इंस्पेक्टर बच्चा यादव को अपने कक्ष में बुलाता है। वह उसके द्वारा अनुसंधान किए गए मामले को 2 भागों में बांटकर एक भाग में उसके कार्रवाई को संतोषप्रद बताते हुए उसे एक होनहार पुलिस अधिकारी बताता है, तो वहीं दूसरी तरफ साधु यादव और सुंदर यादव से जुड़े सभी मामले उसके ही पास जाने और उसमें अनुसंधान नहीं होने को लेकर वह इंस्पेक्टर बच्चा यादव को पूरी रताड़ लगाते हुए यह जानने का प्रयास करता है कि आखिर वह सुंदर यादव और साधु यादव के लिए काम क्यों करता है। इस बीच साधु यादव लोगों के बीच उपहार बांट रहा है। अपने इस कार्यक्रम में वह एसपी अमित कुमार को भी बुलाता है। वहां जाने पर जब एसपी अमित कुमार को साधु यादव यह बताता है कि वह उसके नुनुआ के एनकाउंटर कर पुलिस पदक का अधिकारी बन गया है और इसी खुशी में भोलेनाथ की एक बड़ी कृपा मानते हुए साधु यादव लोगों के बीच इस उपहार को बांट रहा है। यह बात सुनकर एसपी अमित कुमार ने उससे पूछा कि आपको ऐसा करने की अनुमति किसने दी। तब साधु यादव कहता है कि वह किसी से अनुमति लेता नहीं है, बल्कि वही लोगों को अनुमति देता है। इसके बाद एसपी अमित कुमार वहां से वापस अपने कार्यालय आ जाता है। इस बीच डीआईजी वर्मा अपने विश्वास पात्र डीएसपी भूरेलाल को फ़ोन कर यह जानने का प्रयास करता है कि बच्चा यादव को उन्होंने नुनुआ कैसे मिला और सुंदर और साधु यादव के साथ अमित कुमार ने कैसा बर्ताव किया। इस वक्त एसपी अमित कुमार क्या कर रहा है। तब डीएसपी भूरेलाल एसपी अमित कुमार के बारे में बताता है कि वह बच्चा यादव को अपने कक्ष में बुलाकर कुछ बात कर रहा है। तब डीआईजी वर्मा उसे इस बात का पता लगाने के लिए कहता है। डीएसपी भूरेलाल एक फाइल उठाकर एसपी अमित कुमार के कक्ष में प्रवेश करता है। यहाँ वह एसपी अमित कुमार को बच्चा यादव से यह पूछते हुए पाता है कि वह साधु यादव की तरफदारी क्यों करता है। क्या सिर्फ इसलिए कि साधु यादव उसकी जाति का है, या फिर वह बताता है कि साधु यादव की तरह अपराध प्रवृत्ति वाले लोग जाति बिरादरी कुछ नहीं देखते। जब वह नुनुआ को टपका सकता है तो क्या तुमसे काम हो जाने के बाद तुम्हारे साथ भी ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद वह इंस्पेक्टर बच्चा यादव को तब तक सस्पेंड कर देता है जब तक कि वह नुनुआ के एनकाउंटर और साधु यादव के अपराध के बारे में व्यापक जानकारी जुटाकर नहीं ले आता है। एक दिन बच्चा यादव साधु यादव के पास गया है। वहाँ उसका बेटा सुंदर यादव, जिसकी भूमिका यशपाल शर्मा ने निभाई है, अपने पिता साधु यादव से बच्चा यादव के बारे में बताते हुए कहता है कि नया एसपी अपने सभी आदमियों को परेशान कर रहा है। तो साधु यादव सुंदर यादव से काम कराने की बात करते हुए कहता है कि बच्चा यादव अपना ही पोसा हुआ आदमी है, वह कब काम आएगा। और इसके बाद वह बच्चा यादव को बुलाकर उसे कुछ रुपया देना चाहता है, लेकिन बच्चा यादव कहता है कि उसके पास पहले से ही उनके दिए हुए ढेर सारे पैसे हैं। तब साधु यादव अपने बेटा सुंदर को पीडब्ल्यूडी का एक ठेका दिलाने में मदद करने की बात करता है। इस पर बच्चा यादव बताता है कि उसमें एक यूनियन वाले ने भी इस बार टेंडर डाला है। निर्धारित दिन जब इंजीनियर टेंडर को खोलकर ठेका तय कर रहा होता है तो उसमें सुंदर कंस्ट्रक्शन से कम रेट उस यूनियन वाले का पाता है, लेकिन तभी सुंदर वहां अपने अपराधियों के साथ पहुंच जाता है और टेंडर को छीन कर फाड़ देता है और अपने टेंडर वाले कागज़ पर ठेका देने का मुहर लगाने के लिए इंजीनियर से कहता है। और इंजीनियर जैसे ही मना करता है सुंदर जमकर उसका ही पिटाई कर देता है। यद्यपि टेंडर के वक्त बच्चा यादव पुलिस प्रोटेक्शन देने के लिए वहां मौजूद था, तथापि उसने इंजीनियर को सुंदर से बचाने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की। सुंदर यादव की पिटाई से बुरी तरह जख्मी हुए इंजीनियर को इलाज के लिए अस्पताल लाया जाता है। स्थिति में सुधार होने के बाद जब एसपी अमित कुमार उसका बयान दर्ज करने आता है तब सुंदर के डर से वह सही स्टेटमेंट न देकर एक एक्सीडेंट होने और सीढ़ी से गिर जाने की बात करता है। तब एसपी अमित कुमार पुलिस से उसे प्रोटेक्शन देने की बात करते हुए इंजीनियर को समझाता है कि अगर आप लोग मेरी मदद नहीं करेंगे तो अपराधियों से मैं कैसे निपटूंगा। फिर उन्होंने यह कहते हुए कि जब भी आपको स्टेटमेंट देना हो आप मुझसे मिलकर स्टेटमेंट दे सकते हैं। एसपी अमित कुमार फिर वहां से अपना कार्यालय लौट आता है। इस बीच सुंदर यादव और उसके आदमी अपूर्वा, जिसकी भूमिका क्रांति रेड्डीकर ने निभाई है, उसे जबरन उठा लेता है। जब एसपी अमित कुमार इस मामले में उसकी मां से रपट लिखवाने के लिए कहता है तो उसकी मां कहती है कि अपूर्वा अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई है। जब पुलिस उसे सच सच बताने के लिए कहती है तो एसपी अमित कुमार पुलिस को ऐसा करने से रोकते हुए कहता है कि अपूर्वा की मां पर कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं डाले। तब अपूर्वा का भाई रवि एसपी अमित कुमार से कहता है कि मां झूठ बोल रही है। इस पर एसपी अमित कुमार कहता है कि मैं जानता हूं, लेकिन वह अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए झूठ बोल रही है। उन्हें डर है कि कहीं सुंदर यादव अपूर्वा के बाद तुम्हें भी उठाकर न ले जाए। इसके बाद अपूर्वा की मां थोड़ी भावुक हो जाती है और तब एसपी अमित कुमार उसे थाने में सिर्फ रिपोर्ट भर कर देने की बात
का बाकी सारी बातें खुद देख लेने की बातें करता है और वहाँ से चला आता है। सुंदर की गिरफ्तारी के सिलसिले में पुलिस जब साधु यादव के घर पहुंचती है तो उसके गुंडे वहां मुख्य दरवाजे पर ताला बंद कर खड़े मिलते हैं। पुलिस इस बात की सूचना एसपी अमित कुमार को देती है तो एसपी अमित कुमार वहां आता है और पुलिस को धमकाते हुए कि वह बैठे बैठे क्या कर रही है, खुद अपने बंदूक से गोली चलाकर गेट पर लगे ताला को तोड़कर अंदर प्रवेश करता है। 2 अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए कहकर सुंदर यादव की खोज करते हुए साधु यादव के कक्ष में प्रवेश कर जाता है। यहाँ साधु यादव उसे बताता है कि आपके पुलिस के कुछ आदमी ने आपके यहाँ आने की खबर उसे दे दी थी और उसे सुनकर सुंदर यहाँ से भाग गया। साथ ही वह इस बात पर अफसोस जताता है कि एसपी अमित कुमार को यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। तब वह उस पर तंज कसते हुए चाय पीने की बात कहता है कि मेरी चाय बड़ी मीठी है। एसपी अमित कुमार उसे आगे सावधान रहने के लिए कहता है और ऐसे अपराधों से हाथ पीछे खींचने की बात करता है, नहीं तो फिर उसे गिरफ्तार कर थाने लाने की बात बताते हुए कहता है कि हमारे यहाँ की चाय मीठी नहीं, काफ़ी कड़वी हुआ करती है। एक दिन एसपी अमित कुमार और उसकी पत्नी अनुराधा एक स्कूल के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे होते हैं। तभी सुंदर यादव गिरोह का एक अपराधी बम लगे हुए एक ठेले को बच्चों और एसपी अमित कुमार की तरफ धकेल कर वहाँ से भाग जाता है। इससे पहले कि बम वाला ठेला बच्चों के बीच आए और एसपी अमित कुमार छलांग लगाकर उस ठेले के बम को डिफ्यूज़ कर देता है, वहाँ पर एक विस्फोट होता है, लेकिन बच्चे इसमें बच जाते हैं। हालांकि एसपी अमित कुमार को थोड़ी चोट लगती है और इसके बाद अनुराधा उसे लेकर वापस अपना घर चली जाती है। एसपी अमित कुमार पर हुए इस हमले के एक दिन बाद बच्चा यादव साधु यादव से मिलने उसके घर चला जाता है, एसपी से मिलने उसके घर आता है। यहाँ अनुराधा उसके सोए हुए होने की बात बताती है। तब वह कार्य अवधि में एसपी अमित कुमार के कार्यालय में पहुंच जाता है। एसपी अमित कुमार से मिलने पर वह कहता है कि अब जिल्लत भरी ज़िंदगी नहीं जी जा सकती है सर, लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं, मुझे एक मौका दीजिए। फिर कुछ सोचते हुए एसपी अमित कुमार उसे एक मौका देने की बात करते हुए फाइल उठाकर ले जाने के लिए कहता है। इसके बाद बच्चा यादव सीधे साधु यादव से मिलने जाता है और उसे बताता है कि एसपी पर हमला का मामला है, पुलिस इसमें कोई कोर कसर नहीं उठा रखेगी, इसलिए सुंदर यादव को यहाँ से दूर भगा दिया जाए। इस पर जब साधु यादव कहता है कि वह उसे भवानीपुर तक अपने संरक्षण में पार करा दे और इसके बाद वह सारा मामला खुद देख लेगा। सुंदर यादव अपूर्वा का अपहरण करने के बाद उससे जबरन ब्याह करना चाहता है और इसके लिए एक बड़ी पार्टी का आयोजन करता है, लेकिन अपूर्वा के हामी नहीं भरने से वह काफ़ी गुस्सा जाता है और उससे बलात्कार करने का प्रयास कर रहा होता है। तभी बच्चा यादव वहाँ आता है और उसी क्षण सुंदर को वहाँ से भाग जाने की बात करता है। फिर वह उसे खुद ही अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले जाने की बात करता है ताकि किसी को किसी प्रकार का कोई शक न हो। हालांकि रास्ते में एक जगह सुंदर को शक होता है तो वह बच्चा यादव का पिस्टल ले लेता है और उसके मोटरसाइकिल पर बैठता है। तब बच्चा यादव उसे बताता है कि 2 दिन बाद एक फैक्ट्री का ट्रक वहाँ से भवानीपुर जाएगा, उसी में छिपकर उसे जाना है। ऐसा कहकर वह सुंदर यादव को उस फैक्ट्री में ले जाता है तो वहाँ पुलिस छद्मवेश में वहाँ दिखाई पड़ती है। तब सुंदर यादव सबको पिस्तौल का भय दिखाता है, लेकिन एसपी अमित कुमार उसका पिस्टल छीनकर उसे जबरन गिरफ्तार कर लेता है। इसके बाद मामला अदालत में चला जाता है, लेकिन वहाँ पुलिस को विफलता हाथ लगती है क्योंकि इससे पहले ही साधु यादव के कहने पर डीआईजी ने जाकर अपूर्वा की मां को यह मुकदमा वापस लेने के लिए धमकाया था और ऐसा न करने की स्थिति में उसकी बेटी के साथ उसके बेटे के ऊपर भी खतरा होने की बात कही थी। अदालत में सुंदर को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और इससे उसका समर्थक खूब उत्साह में नारा लगाता है। इधर डीआईजी वर्मा एसपी अमित कुमार को बिना विवेक के सिर्फ उत्साह में कुछ कर बैठने की वजह से पुलिस को नीचा दिखाने के लिए मजबूर होने पर फटकार लगाता है। इस घटना से व्यथित होकर एसपी अमित कुमार घर में खाना नहीं खाता है। इस पर उसकी पत्नी अनुराधा कहती है कि खाना से क्या दुश्मनी है। तभी उसे कार्यालय में लगे वायरस में यह सूचना प्रसारित होती हुई सुनाई पड़ती है कि साधु यादव और उसके आदमी चौक की तरफ गए हुए हैं जो कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। हेडक्वार्टर से पुलिस को वहां जाने के लिए कहा जाता है। इस बीच एसपी अमित कुमार खुद ही वहां चला जाता है जहां साधु यादव के आदमी गुंडई कर रहे होते हैं, लोगों के साथ मारपीट कर आतंक फैला रहे हैं। तब एसपी अमित कुमार अकेले ही सबसे भिड़ जाता है। हालांकि बाद में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और अपराधियों को वहां से लाकर लॉकअप में बंद कर देता है। एसपी अमित कुमार के घर जाने के बाद बच्चा यादव और कुछ अन्य पुलिस लॉकअप में उस अपराधियों द्वारा पूर्व में किए गए तंज और गाली गलौज को लेकर सवाल करता है, जिससे दोनों समूह के बीच भयानक रूप से मारपीट होने लगती है। तब कुछ पुलिस पदाधिकारी
टकुए से अपराधियों की आंख फोड़ देते हैं और बच्चा यादव गाड़ी से निकाल कर लाया हुआ तेजाब उसकी आंखों में डाल देता है। फिर घायल अवस्था में इन अपराधियों को अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। एसपी अमित कुमार इस घटना को अच्छा नहीं मानते, वह भी इस तलाश में जुट गया है कि आंख फोड़कर तेजाब डालने की इस घटना को किसने अंजाम दिया है। दूसरी तरफ साधु यादव और सुंदर यादव इंस्पेक्टर तिवारी, जिसकी भूमिका अनूप सोनी ने निभाई है, उसे पकड़कर अपने अड्डे पर लाता है। साधु यादव और सुंदर यादव उस पर काफ़ी दबाव बनाता है कि वह नाम बता दे कि घटना को किसने अंजाम दिया है, और नहीं तो कम से कम इतना तो बता ही दे कि उसमें बच्चा यादव था या नहीं। लेकिन इंस्पेक्टर तिवारी वहाँ कुछ भी नहीं बताता और वापस कोतवाली आने पर सब मिलकर पुलिस वाले बाकी बचे हुए अपराधियों को पीट कर यह याद कराते हैं कि कोई कहीं भूल से भी इस घटना का जिक्र नहीं करेगा। तेजपुर पुलिस मुख्यालय से शुरू हुआ आंख फोड़कर उसमें गंगा जल यानी तेजाब डालने का यह सिलसिला धीरे धीरे काफ़ी जोर पकड़ने लगा। पुलिस तो पुलिस, अब आम आदमी भी अपराधी को पकड़कर थाना पहुंचाने की जगह खुद ही अपराधी की आंख फोड़कर उसमें तेजाब डालकर गंगा जल वाला यह न्याय करते हुए दिखने लगा। इससे अपराध में तो कमी आई, लेकिन यह तरीका अमानवीय और गैर कानूनी था। एसपी अमित कुमार इस बात की तहकीकात में पूरी तल्लीनता से जुट जाता है कि आखिर उसके मुख्यालय वाले थाने में इस कांड की शुरुआत कैसे हुई और इसे किसने अंजाम दिया। इसी क्रम में एक दिन एसपी अमित कुमार थाना शिकारपुर जाता है, फिर थानेदार से बिना बात किए ही अपनी गाड़ी बैक कर एक गांव ले जाता है। यहाँ भी लोगों की भीड़ ने 2 व्यक्तियों की आंखों में तेजाब डालकर उसकी आंखें फोड़ दी है, इससे पहले कि उसकी पत्नी एसपी अमित कुमार के दिल में उसके प्रति सहानुभूति की लहर पैदा कर पाती। एक पीड़ित परिवार वहां आकर अपने मासूम बच्ची के साथ उस दरिंदे के द्वारा की गई दरिंदगी को दिखाते हुए आंखों में गंगा जल पानी यानी तेजाब डालकर की दी गई सजा को बिल्कुल जायज़ बताती है। इसके बाद एसपी अमित कुमार उस दोनों को पुलिस मुख्यालय बुला लेता है। एसपी अमित कुमार कोतवाली पुलिस के थानेदार और अन्य पुलिस को बुलाकर यह बताते हुए कि आंख फोड़े गए दोनों अपराधियों ने अपना बयान दे दिया है। अब तुम लोग यह बताओ कि तुम में से किसने यह गैर मानवीय कार्य किया है, नहीं तो मैं तुम सबके विरुद्ध कार्रवाई करूंगा और कड़ी कार्रवाई करूंगा। एसपी अमित कुमार के द्वारा धमकाने के बाद तेजपुर पुलिस मुख्यालय के पुलिस महकमा अपनी ऐसी स्थिति को लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त करता है कि अपराधियों को नहीं पकड़ो, नहीं मारो तो पब्लिक रिएक्शन करती है, और अगर मारो तो साहब परेशान करते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर तिवारी सभी का भार अपने ऊपर लेने की बात करते हुए सभी को चिंता मुक्त होने की सलाह देता है। तब बच्चा यादव कहता है कि हाँ, और इस प्रकार तुम शहीद हो जाओ तो तुम्हारा स्मारक यहीं बना दिया जाएगा। फिर वह सबसे कहता है कि यह काम मैंने किया है और मुझे इसका कोई मलाल नहीं है। इसके बाद वह अपने स्वीकारोक्ति बयान लिखकर एसपी अमित कुमार के कार्यालय में उसके टेबल पर रख देता है। यहाँ से जब वह वापस अपना घर जाता है तो वहाँ सुंदर यादव और उसके आदमी को अपने बेटा को कब्जे में लिया हुआ पाता है। इसके बाद सुंदर यादव उसकी पत्नी को भी बेटा के साथ वाले कमरे में बंद कर देता है, और वहाँ से आकर सुंदर यादव और उसके सभी गुंडे मिलकर बच्चा यादव की जमकर पिटाई करने लगता है। अंत में सुंदर यादव पिस्तौल निकालकर उसके दोनों आंखों में गोली मारकर आंख का बदला आंख लेने की बात कहते हुए उसकी हत्या कर देता है। बच्चा यादव की मौत पर उसके रोते बिलखते परिवार को देखकर अमित कुमार का जब वहां से अपने कार्यालय में आता है तो बच्चा यादव का स्वीकारोक्ति बयान देखकर उसे वह जला देता है। साधु यादव तथा सुंदर यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस वालों को अपना अभियान तेज करने के लिए कहता है, ताकि इस बार कोई अपराधी पुलिस के चंगुल से नहीं बच पाए। पुलिस के इस आक्रामक रूप को देखते हुए साधु यादव डीआईजी वर्मा को फ़ोन लगाकर कहता है कि यह उसका बेटा का मामला है, इसे जल्दी से निपटाइए, नहीं तो मैं पूरे तेजपुर में आग लगा दूंगा। इस पर डीआईजी वर्मा कहता है, अगर तुम्हारा बेटा एसपी अमित कुमार के हत्थे चल गया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए बेहतर है कि तुम कोर्ट से उसका जमानत करवा लो। इसके लिए मैंने जिला जज से 50 लाख में तुम्हारे लिए बातें की हैं। 50 लाख की बात सुनकर जब साधु यादव थोड़ा सकचाता है तब डीआईजी वर्मा कहता है कि वह तो 1 करोड़ मांग रहा था, मेरे बहुत कहने सुनने पर वह 50 लाख पर सहमत हुआ है। इसकी आधी राशि पेशगी के तौर पर आज नाश्ते के वक्त तक जिला जज को मिल जानी चाहिए और बाकी की राशि मेरे कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए। इसके बाद साधु यादव एक व्यवसायी को फ़ोन कर बुला लेता है और 25 लाख रुपया देने की बात करता है। उसके द्वारा तुरंत पैसे की व्यवस्था नहीं होने की बात कहने पर वह उसे काफ़ी मारता पीटता है। साधु यादव के जाने के बाद जब वो वापस अपनी कार में बैठता है तो वहाँ एसपी अमित कुमार को पाता है। एसपी अमित कुमार उससे कुछ बात करता है। डीआईजी वर्मा के द्वारा दिए गए आश्वासन को देखते हुए साधु यादव सुंदर को गुप्त रूप से सीधे न्यायालय में प्रवेश कराकर जमानत लेने के लिए वकील से सारे कागजात तैयार कराने के लिए कहता है। एसपी अमित कुमार और उसके पुलिस भी जगह जगह छद्म वेश में न्यायालय में बिखरे हुए हैं।
तभी एक बुर्के वाली औरत एक 3 व्हीलर में वहाँ उतरती है और जिला जज के कार्यालय की तरफ जाने लगती है। एसपी अमित कुमार को उस पर शंका होती है और वह उस बुर्के वाली औरत का रास्ता रोक लेता है और तब वह बुर्के वाली औरत, जो वास्तव में सुंदर था, एक घूंसा अमित कुमार को लगाते हुए वहाँ से भागने लगता है। लेकिन अंततः पुलिस उसे पकड़ लेती है। साधु यादव लाख चिल्लाते रहता है, लेकिन वकील इससे अपना पल्ला झाड़ लेता है। जब तक पुलिस तो उसे वहाँ लेकर नहीं आएगी तब तक अदालत इस पर कुछ नहीं कर सकती है। और इधर पुलिस सुंदर यादव से उसके जुर्म कबूलवाने के लिए उसकी पिटाई कर रही होती है। तमाम कोशिशों के बावजूद न्यायालय से सुंदर को जमानत नहीं मिल पाने और बार बार उसे पुलिस रिमांड में भेज दी जाने की वजह से साधु यादव काफ़ी परेशान हो जाता है। वह गृह मंत्री द्वारका राय, जिसकी भूमिका विष्णु शर्मा ने निभाई है और जिसने पहले अमित कुमार का नाम पुलिस पदक के लिए भेजा था, उस पर सुंदर यादव की जमानत करवाने के लिए दबाव बनाता है। इसी क्रम में वह साधु यादव के संग डीआईजी वर्मा के कार्यालय में आ गया हुआ है। वहाँ एसपी अमित कुमार को बुलाकर गृह मंत्री इस बात के लिए उस पर दबाव बनाने का प्रयास करता है कि वह पुलिस की फाइल को कमज़ोर कर दे, जिससे सुंदर यादव की जमानत हो सके। साथ ही वह इस मामले को रफा दफा कर देने की भी बात एसपी अमित कुमार से कहता है, लेकिन एसपी अमित कुमार इस बात से साफ इनकार करते हुए कहता है कि सुंदर यादव इंस्पेक्टर बच्चा यादव का मर्डरर है, ऐसे में उसकी जमानत नहीं हो सकती है। एसपी अमित कुमार के वहाँ से जाने के बाद गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को यह बताता है कि तेजपुर की इस घटना को लेकर एसआईटी का गठन कर दिया गया है और इसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय का एक पूर्व जज होगा और यह एसआईटी 1 महीने में अपना रिपोर्ट सौंपेगी। इस अवधि तक तेजपुर पुलिस के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी निलंबित किए जाते हैं और एसपी अमित कुमार को छुट्टी पर भेज दिया जाता है। टीवी पर इस न्यूज़ को सुन एसपी अमित कुमार की पत्नी अनुराधा उससे पूछती है कि उसकी छुट्टी पर जाने का क्या मतलब है। तब अमित कुमार बताता है कि उसकी छुट्टी पर जाने का मतलब यह है कि वह अभी फ़िलहाल कार्यालय नहीं जा सकता है और कोई काम नहीं कर सकता है। बहुत संभव है कि एसआईटी रिपोर्ट में, पुलिस के रिपोर्ट में को लिपापोती कर उसे रोक कर इस तरह कर दिया जाए जिससे सुंदर यादव की जमानत हो जाए और फिर मेरा यहाँ से स्थानांतरण कर दिया जाए और मैं यहाँ से चला जाऊँ। इसके बाद सुंदर यादव के समर्थक अपूर्वा के घर लाठी भाला और तलवार से लैस होकर उसका दरवाज़ा पीट पीट कर तोड़ना चाहता है। साथ ही अपूर्वा की मां को धमकाते हुए कहता है कि वह अपनी बेटी को कहीं भी शादी कर दे, लेकिन सुंदर यादव उसे कहीं नहीं जाने देगा। ऐसा न करने की स्थिति में पूरा परिवार को मार दिया जाएगा। तब मामले की नजाकत को समझते हुए डीएसपी भूरेलाल वहाँ आता है और सुंदरलाल के आदमी को समझा बुझाकर वापस कर देता है। अपूर्वा की मां रूपमती अपनी बेटी के ब्याह को लेकर चिंतित है। जब एसपी अमित कुमार उससे मिलने के लिए वहां आता है तो अपनी बेटी को कोसते हुए कहती है कि यह जन्म लेते ही मर जाती तो आज यह नौबत नहीं आती। तब एसपी अमित कुमार उसे और कोतवाली जाकर रिपोर्ट लिखवाने की बात करता है। इस पर वह कहती है कि अब उसके वहाँ नहीं रहने पर कोतवाली में इसकी बात कौन सुनेगा। इस पर एसपी अमित कुमार कोतवाली में फ़ोन कर वहाँ के ऑफिसर के बारे में पूछता है तो बताया जाता है कि अफसर इंचार्ज अभी मंगनी राम है। वह मंगनी राम से रूपमती की बेटी के अपूर्वा की शादी में किसी प्रकार की रुकावट न होने देने की बात करता है। मंगनी राम उसे इस बात का भरोसा भी दिलाता है। इस बीच एसआईटी की रिपोर्ट आ जाती है और एसपी अमित कुमार का वहाँ से तबादला भी कर दिया जाता है। तेजपुर की जनता बड़ी संख्या में मशाल जलाए एसपी अमित कुमार के समर्थन में आकर कहता है कि वह उसे यहाँ से नहीं जाने देगा और सरकार का यह निर्णय गलत है। तेजपुर के पुलिस के द्वारा अपराधियों की आंख में तेजाब डालकर आंख फोड़ने की घटना एसआईटी रिपोर्ट आ जाने के बाद न्यायालय में चलने लगता है। निर्धारित तिथि को सभी पुलिस पदाधिकारी को जब वहाँ 164 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया जाता है तो थाना में पदस्थापित सभी इंस्पेक्टर, दरोगा और पुलिस ने इस मामले में खुद को निर्दोष बता दिया। लेकिन जब एसपी अमित कुमार से पूछा जाता है तो वह यह कहते हुए इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है कि जिला का पुलिस कप्तान होने के कारण जिला में घटने वाली हर घटना की जिम्मेवारी उसकी है। साथ ही वह इस मामले में किसी सरकारी वकील को भी साथ में लेना नहीं चाहता। इसके बाद जब वो वहाँ से वापस आ रहा है तो अन्य पुलिसकर्मी उस पर दबाव बनाते हैं कि इसमें पुलिस का हाथ जाहिर होने पर सभी के परिवार के समक्ष भूखे मरने की स्थिति आ जाएगी। तब एसपी अमित कुमार कहता है कि तुम लोग अपना सोचो, मैंने निर्णय ले लिया है और जो कहा है मैं उस पर आगे भी अमल करता रहूँगा। एसपी अमित कुमार के द्वारा इस घटना की स्वीकारोक्ति बयान के बाद अब सुंदर का न्यायालय में जमानत मिलने का रास्ता साफ हो जाता है। साधु यादव वकीलों की एक फौज लेकर जब न्यायालय में सुंदर यादव को जमानत देने के लिए जा रहा होता है तो सुंदर यादव उससे कहता है कि आज अपूर्वा की शादी है, इसलिए आज मेरी जमानत हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं जेल तोड़कर भाग जाऊंगा। इसके बाद सुंदर के गुंडे और सुंदर खुद अपूर्वा के घर शादी में व्यवधान डालने के लिए पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर मंगनी राम जब उसे वहां रोकने का प्रयास करता है
तो वह और उसके गुंडे गोली चलाते हुए अंदर प्रवेश कर जाता है और वहाँ काफ़ी उधम मचाने लगता है। तब इंस्पेक्टर मंगनीराम डीएसपी भूरेलाल को, जो उसका वरीय पदाधिकारी है, घटनास्थल पर बुलाता है। डीएसपी भूरेलाल इसकी मदद करने की जगह उल्टे इसे ही मामले से हाथ खींच लेने की बात करता है, लेकिन जब वो ऐसा नहीं करता है तब डीएसपी उसे गोली मारने का प्रयास करता है, लेकिन इससे पहले ही मंगनीराम उसे गोली चलाकर मार देता है। इसके बाद सुंदर का गुंडा मंगनीराम को भी गोली मार देता है और वहाँ विवाह मंडप पर सुंदर और उसके गुंडे के द्वारा दुल्हा अपूर्वा की मां समेत कई लोगों की गोली चलाकर हत्या कर दी जाती है। इस बीच अपूर्वा के हाथ में एक तलवार लग जाता है, जिससे वह सभी को धमकाते हुए दूर रहने की बात करती है और उस पर भी जब सुंदर उसे पकड़ने के लिए आने लगता है तो वह उस तलवार को अपने ही पेट में भोंक कर खुद आत्महत्या करने का प्रयास करती है। इसके बाद वहाँ साधु यादव भी पहुँच जाता है और सारे लोगों को धमकाकर सुंदर को लेकर वहाँ से आना चाह रहा होता है। तभी एसपी अमित कुमार भी वहाँ पहुँचकर अपूर्वा को थाम लेता है। अपूर्वा उसकी बाहों में ही दम तोड़ देती है। अब इस घटना का मूक दर्शक रहने वाले स्थानीय लोगों में भी आक्रोश फैल गया है। सुंदर और उसके आदमी पहले तो गोली चलाकर इस भीड़ को हटाना चाहता है, लेकिन अंत में खुद ही भीड़ की पकड़ से भागने का प्रयास करता है और उसी क्रम में सुंदर और साधु यादव गंगा नदी में छलांग लगा देता है। तो अमित भी उसे नदी में छलांग लगाकर उसे वहीं पीटते हुए वापस घाट पर ले आता है। एसपी अमित कुमार के द्वारा जब साधु यादव और सुंदर यादव को वापस घाट पर लाया जाता है तब जनता खुद उसकी आंखों में गंगा जल यानी तेजाब डालकर उसकी हत्या करना चाहता है, लेकिन एसपी अमित कुमार उसे जनता के हाथों में नहीं देकर पुलिस कस्टडी में देना चाहता है। वह लोगों को बताता है कि लोग इस प्रकार से तेजाब आंख में डालने की घटना को गंगा जल से जोड़कर गंगा जल की पवित्रता को तो नष्ट कर ही रहे हैं, समाज को भी बर्बर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। और समाज अगर एक बार बर्बर हो गया तो फिर वह अच्छे और बुरे में कोई अंतर नहीं समझेगा, जिसका परिणाम आगे चलकर अच्छे लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। एसपी अमित कुमार यह भी कहता है कि हमारा देश का कानून बहुत अच्छा है, कमी है तो लोगों में पुलिस पदाधिकारी, दूसरे अधिकारी या न्यायाधीश, ये हमारे बीच के ही लोग होते हैं। इनके गलत काम करने और गलत ढंग से पैसा कमाने पर भी जब समाज इसे बड़प्पन देता है तभी इसका हिम्मत ऐसे काम करने की होती है। लेकिन अगर समाज जागृत हो जाए और हर बुरा कर्म करने वाले को बुरा कहने लगे तो ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहते हुए एसपी अमित कुमार साधु यादव और सुंदर यादव को भीड़ के बीच से लाते हुए पुलिस के हवाले कर देता है ताकि पुलिस उसे हवालात में बंद कर सके। पुलिस के साथ चल रहा सुंदर यादव और साधु यादव थोड़ी देर में एक पुलिस का रिवॉल्वर धोखे से छीनने में सफल हो जाता है और फिर उसे लहराते हुए लोगों को मारने की बात करते हुए वहाँ से भागकर एक घर में चला जाता है। यहाँ वह उस परिवार के लोगों के गर्दन पर तलवार लगाकर लोगों को डराते हुए वहाँ से भागने का प्रयास करता है। तभी एसपी अमित कुमार वहाँ आ जाता है और बड़ी चालाकी से पैर से एक लोहे को सुंदर के ऊपर फेंक कर सुंदर का ध्यान उधर से भटकाता है और फिर उसे परिवार के लोगों को बचाते हुए सुंदर यादव तो साधु यादव की पिटाई करता है। इसी क्रम में जब वह दोनों भाग रहे होते हैं तब दीवार पर लगी हुई कील से टकराकर दोनों की आंखें कील में धंस जाती है और इस प्रकार से उसका प्राणांत हो जाता है। इसके साथ ही इस फिल्म का यह कहते हुए समापन हो जाता है कि तेजपुर की इस घटना में किसी के विरुद्ध भी दोष सिद्ध नहीं होने के कारण तमाम पुलिसकर्मी बाइज्जत बरी किए गए, लेकिन फिर भी सभ्य समाज के समक्ष यह मामला हमेशा चर्चित रहेगा।